शैतान फाउंडेशन, अभिकल फाउंडेशन, श्री सीमेंट, हयात रायपुर और एहसास विमेन के संयुक्त प्रयास से इस सुंदर आयोजन की करीब 70 से अधिक कड़ियां छत्तीसगढ़ में आयोजित की जा चुकी है। और आज हमारे बीच मशहूर फिल्म समीक्षक और लेखक अजय ब्रह्मात्मक जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे अपने गौरव गिरिजा शुक्ला। लेकिन इन सब से पहले मैं स्वागत उद्बोधन देने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ जीएम हयात रायपुर अमित पॉल जी को। नमस्कार, मेरा नाम अमित। हयात और हयात के परिवार की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत। आज का टर्नआउट वैसे मेरे हिसाब से काफ़ी इवेंट, इस साल का शायद चौथा या पांचवा इवेंट है, तो आज का इवेंट इज क्वाइट अमेजिंग टर्नआउट, तो आपके और टीम को बहुत बहुत बधाई। इनफैक्ट हयात की तरफ से हम हमेशा कोशिश यही कर रहे हैं कि और ऑलमोस्ट थ्रू आउट द एंटायर ईयर यही कोशिश रही कि किस तरह से यूनिक हम एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाते हैं। वैसे इवेंट्स तो हयात में काफ़ी होती हैं, पर ये कोलैबोरेशंस जो प्रभा केदान के साथ विशेष तौर से काफ़ी 6-7 साल शायद मेरे हिसाब से, और इससे भी पहले मैं कैलकाटा में था, तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी इस तरह के जो यूनिक क्रिएशंस है ऑथर्स के साथ इंटरेक्शन, फिल्म क्रिटिक्स के साथ इंटरेक्शन, म्यूजिक से जुड़ी हुई जो, तो वो इस तरह के सेटिंग में मेरे हिसाब से काफ़ी अनोखा रहता है। तो हयात का हमेशा मकसद है इस तरह के को सपोर्ट करना, इस तरह के इवेंट को सपोर्ट करना, और इसीलिए कोलैबोरेशन, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले समय के साथ साथ इसको और थोड़ा सा बढ़े। आप लोगों को एक सेकंड टाइम बहुत बहुत स्वागत और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद सर। और अब आगे चलते हैं लेखक और मॉडरेटर महोदय का परिचय प्राप्त करें। सबसे पहले आज बहुत बड़ी खुशनसीबी है रायपुर की हमारे बीच अजय ब्रह्मात्मक जी हैं, जिनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूँगी। वे फिल्म समीक्षा और पत्रकारिता के बहुत ही सुविख्यात और परिचित नाम हैं, और अजय ब्रह्मात्मक जी ने लोकप्रिय सिनेमा पर पिछले 3 दशकों से लगातार उनका लेखन चल रहा है। वे मुख्य धारा की पत्र पत्रिकाओं में फिल्म कवरेज को उन्होंने बहुत महत्व दिया है, और वे इस समय के चर्चित और पठित फिल्म लेखक और टिप्पणीकार हैं। लोकप्रिय फिल्मों से परहेज न करते हुए उन्होंने उसे हिंदी समाज के एक दर्शक के तौर पर देखने समझने के लिए उस पर लिखा, और पूरे शोध के बाद उस पर लिखा, और लगातार हर मंच पर वे उस पर बोलते भी रहे हैं। फिल्म और फिल्मी हस्तियों पर उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ आम पाठकों को जोड़ा है। अपने अंतरंग और विस्तृत इंटरव्यू में उन्होंने फिल्मी हस्तियों के संघर्ष, उनकी उपलब्धियों आदि के बारे में विस्तृत चर्चाएं प्रस्तुत की हैं। सक्रिय फिल्म पत्रकारिता से सेवानिवृत्त होने के बाद इन दिनों वे पुस्तक लिखने में व्यस्त हैं। उनकी विशेष रुचि आज़ादी के पहले की फिल्मों में है, और वे आज़ादी की पहले की हिंदी फिल्मों के निर्माण केंद्रों पर, जिसमें कोलकाता, लाहौर, मुंबई, इसके योगदान पर उनका शोध चल रहा है। यूट्यूब पर उनका एक चैनल भी है, सिनेमा हॉल, और वो विशेष रूप से अपनी पहचान रखता है। हिंदी फिल्मों से संबंधित सभी विचार विमर्श में वे भाग लेते रहे हैं, और कई फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्य भी रहे हैं। वे फिल्म समीक्षकों के संगठन फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड के सदस्य भी हैं। मैं चाहूँगी हम तालियों से उनका अभिनंदन करें। और आज के सूत्रधार हैं गौरव, जो काम मैं कर रही हूँ, कल्पना मिश्रा वो गौरव करते रहे हैं, पर आज गौरव मॉडरेटर है तो उनका काम मैं कर रही हूँ। गौरव छत्तीसगढ़ में जन्मे और पले बढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में उनका इंजीनियरिंग है, पत्रकारिता है, और साइकोलॉजी के वे विद्यार्थी रहे हैं। अभिकल फाउंडेशन के संस्थापक हैं, और अभिकल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ में शिक्षा, साहित्य और अनेक सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। गौरव ने अपने कैरियर की शुरुआत एजुकेशन से की है और उस सेक्टर से की है, और थोड़े दिन बाद उन्होंने पत्रकारिता में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वे जी मीडिया ग्रुप IBC 24 में न्यूज़ एंकर कर रहे हैं, और लगभग 9 वर्षों से, जब से कलम है तब से वे इसके सदस्य भी हैं। और छत्तीसगढ़ की एक अग्रणी PR संस्था है संज्ञा, जिसके वो संस्थापक सदस्य हैं, और अपनी साहित्य संस्कृति छत्तीसगढ़ की भूमि से उनका विशेष प्रेम है। छत्तीसगढ़ शासन के अनेक महत्वपूर्ण आयोजनों जैसे राज्योत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव इत्यादि के वे उद्घोषक रह चुके हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां।
थैंक यू सर। ये मंच मेरा नहीं है, ये मंच है अजय ब्रह्मात्मक जी का और गौरव गिरजा शुक्ला का। मैं उन्हें ही हैंड ओवर करती हूँ और सादर सप्रेम यहाँ पे बुलाती हूँ। अब माइक उनका, मंच उनका, और बाद में हम भी उनसे चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कल्पना मैम आपका, कलम के आयोजक समिति का सदस्य होने के नाते मेरी आम तौर पर जो भूमिका है वो वहीं पर रहा करती है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित और ज़्यादा आत्मविश्वास से भरपूर समझता हूँ उस भूमिका में। और जब भी मुझे ये मौका मिला है तो मैं कहीं ना कहीं सर ऐसा लगता है कि क्योंकि कोई दूसरे विकल्प सारे फेल हो गए तो चलो गौरव को बिठा दिया जाए करके मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो मुझे हमेशा ये प्रोग्राम जब इस भूमिका से शुरू करता हूँ तो मुझे अपने 4वीं 5वीं 6वीं कक्षा की वो लाइन याद आती है, जब हम अपना छोटा सा स्कूल में भाषण या कोई भी गीत कविता के पहले बोलना शुरू करते हैं कि मुख्य अतिथि जी महोदय ये सबके सामने मैं छोटी सी कविता पढ़ना चाह रहा हूँ, गलतियों पे ध्यान ना देवे। मैं उसी गलतियों पे ध्यान ना देवे वाली बातचीत से आज की चर्चा शुरू करूँगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, छत्तीसगढ़ की धरती पर आप आए। आपका पहले भी आना हुआ है, लेकिन कलम की श्रृंखला में लगातार आप शहर के देश के दूसरे शहरों में आपका दौरा चल रहा है। और हम बहुत समय से, लगभग पिछले, मुझे लगता है कि मैं फाउंडेशन से बात कर रहा था तो 4-5 महीनों से हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अजय जी को बुलाना है। उसके पीछे 2 कारण थे। एक, आप स्वयं कि आपको सुनना हमारे लिए सुखद होगा, और दूसरा ये भी बात कि इरफान हम सबके इतने पसंदीदा कलाकार रहे हैं जिनके बारे में और बेहतर तरीके से जानने समझने की भी इच्छा है, और उस पर आपकी किताब भी केंद्रित है। तो ये दोनों चीज़ें थी। मैं पूरी टीम की ओर से, प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल फाउंडेशन, छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर के सब प्रबुद्ध साहित्यकार आप सब आए हैं, इन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सीधे चर्चा पे आते हैं। चर्चा 2 सत्रों पे है। पहले कुछ समय हम बातचीत करेंगे, फिर कुछ सवाल हम ओपन फॉर ऑल द ऑडियंस कर देंगे। सर सीधे मैं आना चाहता हूं कि एक बार हम आपके उस सफ़र को शुरू करें कि किस तरीके से आपकी अपनी जर्नी जो शुरू होती है। आप लगातार तमाम इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तमाम जगह घूम रहे हैं। ये सवाल आपके लिए बड़ा बोरिंग हो सकता है, पर मैं चाहता हूं कि हमारे रायपुर के सभी लोगों के लिए एक ब्रीफ में मिले कि कैसे आपकी लेखकी जर्नी शुरू होती है। क्योंकि सबसे मज़ेदार बात यह है, आज इंडो चाइना पर हम इतनी सारी बात कर रहे हैं और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण समय, लगभग 4-5 साल आपने चाइना में भी बिताया है, और वो 80 से 90 के शुरुआती दौर का वक्त था। तो थोड़ा आप अपनी वो जर्नी को बताएं, फिर हम किताब पर आना चाहेंगे। अच्छा, पहले आपकी जर्नी में जानना चाह रहा हूँ। राइट। मैं दिल्ली में JNU में पढ़ाई कर रहा था और MPhil कर चुका था। मैं PhD कर रहा था। हाँ, माइक थोड़ा नज़दीक से सर। PhD कर रहा था मैं, लेकिन कुछ ऐसे संयोग बने कि यह स्पष्ट होता चला गया मेरे सामने कि आम तौर पर PhD करते हैं आप तो लेक्चरशिप में जाते हैं, टीचर बनते हैं, लेकिन मुझे लग गया कि शायद मैं टीचर नहीं बन पाऊँगा। कुछ ऐसी राजनीतिक कारण थे। और तभी मेरे एक दोस्त प्रदीप तनेजा हैं, अभी आजकल मेलबर्न में चीनी मामलों के विशेषज्ञ हैं तो वो चीन से लौट के आए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम चीन जाना चाहोगे, और काम मुख्य रूप से यही था कि ट्रांसलेशन करना था। और मेरी रुचि थी, मैं ट्रांसलेशन कर रहा था ग्रेजुएशन की, मैं अपने पढ़ाई के दिनों में JNU में अतिरिक्त आमदनी के लिए, तो एक हाथ बंधा हुआ था, अभ्यास था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो फिर जो औपचारिकताएं होती हैं उसकी हुई, उनको पसंद आया, मैं चला गया। और गया तो इसी इरादे से था, 2 इरादे थे। एक तो चूँकि मैं लेफ्ट विंग से जुड़ा रहा हूँ छात्र आंदोलन के समय में, तो एक रुचि वो थी कि चीन जा रहे हैं और देखेंगे क्या है। दूसरा, खाने पीने का शौकीन हूँ, तो लग रहा था कि भाई चीन जाएंगे तो चाइनीज़ खाना खाने को मिलेगा और ओरिजिनल मिलेगा। तो ये 2 लोग थे, और उसकी वजह से मैं वहाँ गया। वहाँ के विदेशी भाषा प्रकाशन गृह हुआ करता था, जिनकी एक पत्रिका आती थी चीन सचित्र,
जैसे सोवियत भूमि एक ज़माने में पत्रिका आती थी, वैसे ही चीन सचित्र आती थी। तो वो मैंने उसका संपादन और वो सारा किया, और लगभग 13 पुस्तकों का वहाँ पे अनुवाद किया मैंने रहते हुए। अब मेरा काम अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद करना था, और बाकी जो मेरे साथी चीनी साथी थे जिन्होंने हिंदी पढ़ रखी थी, वो लोग भी अनुवाद करते थे। मैं उनके अनुवाद को परिमार्जित करता था या ठीक करता था, क्योंकि वे हिंदी में उस तरीके से उनका हाथ खुला हुआ नहीं था। तो हिंदी पढ़ी थी उन्होंने, जैसे हम लोग दूसरी भाषा, विदेशी भाषा पढ़ते हैं तो जो दिक्कत होती है, वैसे दिक्कत नहीं होती जाता, ये सारा काम करता था। लेकिन चीन इतना अच्छा लगा, लोग इतने अच्छे लगे, और पूरा माहौल इतना सब कुछ अनुकूल था कि एक साल के बदले मैं 5 साल वहाँ रुक गया। और मेरी बीवी बेटी एक हो चुकी थी, तब तक वो दोनों यहीं थे। और मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया, ये एक अजीब सी बात अब लगती है सोचने पर, कि अगर मैं चीन चला गया, बीवी बच्चे मेरे यहाँ हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये ख्याल ही मेरे दिमाग में नहीं आया कभी। शायद वो मेरी सोच, मेरी अपब्रिंगिंग, जहाँ पे एक इक्वलिटी, पत्नी हमारी, मतलब वो हम पर निर्भर रहें या मैं उनका दायित्व संभालूं, ऐसा भावना ही मेरे दिमाग में नहीं थी। अब 2 इंडिविजुअल हैं, दोनों लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और शायद ये दिमाग में था कि वो अपना संभाल लेंगे, और मैं चला गया। रह के आया 5 साल। फिर धीरे धीरे ये लगा कि लंबा कैरियर और एक डिस्टेंट रिलेशनशिप तो लंबा चलता नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं उसमें। तो वो सब सोचते हुए फिर मैंने फैसला किया कि चलो चीन छोड़ते हैं, अब वापस लौटते हैं। और फिर मैं मुंबई आ गया, क्योंकि मेरी पत्नी तब तक मुंबई आ चुकी थी, उन्होंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली थी, और मैंने उनको बाद में ज्वाइन किया वहाँ पे। अरे वाह, खूबसूरत। मुझे लगता है कि ये अपने तरीके का नया एस्पेक्ट है कि हम ये पुरुष प्रधान समाज में जब ये सोचते हैं कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे बाद क्या होगा, और उसमें आपका ये कहना कि उनके नौकरी के हिसाब से वो शहर को फिर आपने चुना। तो आपने तो अपनी धर्मपत्नी की नौकरी की वजह से, इस संयोग से आपका बॉम्बे आना हुआ। बॉम्बे को अपनाया कैसे आपने, या बॉम्बे ने आपको कैसे अपनाया, वो किस तरीके से आगे बढ़ी बात? नहीं, मुंबई आ गया तो लिखने पढ़ने का शौक़ तो रहा शुरू से, और चीन में भी वही कर रहा था, मैं लिख पढ़ रहा था। और चीन में रहते हुए मैं यहाँ नई दुनिया के लिए एक कॉलम लिखता था उस ज़माने में। ये बात 87-88 वगैरह की है, लंबी दीवार के देश से, जिसमें हर 15 दिन पे एक कॉलम मेरा आता था यहाँ पे। फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान उस ज़माने में निकला करता था, उसके लिए लिखता था मैं। धर्मियों का आया करता था, धर्मियों के लिए लिखता था मैं, और अखबारों के लिए कभी कभी छोटी मोटी बातें लिखता था। और आप सभी को याद होगा थियानमेन की घटना जो हुई थी वहाँ पे, जो छात्र आंदोलन हुए थे, उस समय मैं वहीं पे था। और तब मैं फोटोग्राफर भी हुआ करता था, मेरे पास एक कैमरा था अच्छा सा, तो मैंने काफ़ी सारे रोल खींचे थे वहाँ पे। और ठीक उसी के एक दिन पहले यहाँ से साहित्यकारों की एक मंडली गई हुई थी अच्छा, चीन घूमने के लिए, जिसमें विजय तेंदुलकर, मृणाल पांडे, युवा अनंत मूर्ति, ऐसे सरीखे लोग थे। और इन्होंने, मृणाल पांडे से मेरा पुराना परिचय था, उन्होंने कहा कि अजय, चीन वाले या सरकारी तौर पे जो मुझे दिखाया जा रहा है वो तो ठीक है, हम ऐसे भी चीन देखना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे। उनका होटल हमारे जो रेसिडेंस था उसके बहुत पास में था। तो मैंने कहा बिल्कुल आप आइए। तो वहाँ पे एक पीपल्स यूनिवर्सिटी हुआ, एक पेचिंग यूनिवर्सिटी है, एक पीपल्स यूनिवर्सिटी है। पीपल्स यूनिवर्सिटी को समझ लें कि वो जो लोग पेचिंग यूनिवर्सिटी, वहाँ का JNU हो गया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया जो वो। तो मैं ले गया कैंपस में, बच्चों से मिलवाया, लड़कों से मिलवाया, और गली बाजार ये सब घूमते रहे। और तब तक वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, कर्फ्यू लग गया उसी दिन, उसी समय कर्फ्यू लगा। अब आवाजाही एकदम रुक गई, सड़क पर सेना आ गई। अब ये मुश्किल हुई कि अब इन चारों बड़े साहित्यकार देश के, उनको मैं उनके होटल तक कैसे पहुँचाऊँ। तो उधर से तो टैक्सी लेके मैं आ गया था, लेकिन टैक्सियाँ सारी बंद हो गई। फिर ये ख्याल आया कि मेरे पाकिस्तानी दोस्त थे वहाँ पे, जो मेरी तरह पाकिस्तान से आए थे, उर्दू में काम करते थे और प्रगतिशील विचारों के थे। उनको पकड़ा मैंने, उनके पास गाड़ी हुआ करती थी, और चूँकि हम विदेशी थे और चीन सरकार की नौकरी करते थे, तो हमें एक विशेष
वाइट कार्ड मिला हुआ था, जो लगभग चीनी नागरिकों जैसा ही अधिकार हमें देता था। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हीं के भाव में सामान खरीद सकते हैं, उन्हीं के भाव में किसी म्यूज़ियम में जा सकते हैं। ऐसा जो आप सभी जानते होंगे, विदेशियों के लिए अलग रेट होते हैं, देश के लोगों के लिए अलग रेट होते हैं। तो इस तरीके से ये सब चल रहा था। और तब मैंने मृणाल पांडे को अपने खींचे हुए 8 रोल जो तस्वीरें थी आंदोलन की, वो सारी उनको दी थी। और मैंने कहा आप इसका जो भी इस्तेमाल करना चाहें करें। और मृणाल पांडे से ने वहाँ से लौटने के बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान के 2 अंक निकाले, जिसमें लगभग 200 तस्वीरें मेरी छापी उन्होंने आंदोलन के सारे पहलुओं को लेकर के। और एक मोटी रकम मिली, चूँकि हिंदुस्तान टाइम्स का साप्ताहिक हिंदुस्तान था। और मैं बता सकता हूँ कि घर में पहली बार फ्रीज उसी पैसे से आया। तो इस तरीके से। और फिर जब लौटा मैं मुंबई, तो फिर वही था कि करूँ मैं क्या। मैं नवभारत टाइम्स के एडिटर से मिला वहाँ पे, जो लोकल अखबार है मुंबई का, और बाकी लोगों से मिला। तो इन लोगों ने बताया कि लिख सकते हो, लिखो। लेकिन एक चीज़ मुझे बताई गई, और आज भी इस बात की सच्चाई है, कि उन्होंने कहा कि 2-3 चीज़ें तो मत करना तुम, और उसको आप बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ वहाँ कुछ हो भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि एक तो किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई मत करना तुम, क्योंकि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम चीन से आ रहे हो। दूसरा, चीनियों से संपर्क रखना बंद कर दो। कोई भी एम्बेसी में, मैं एम्बेसी वगैरह जाया करता था, लोगों से मिलता था, या वहाँ से जो भी डेलीगेशन आता था उनसे मिलता था। आपको बताऊं कि जो कोटनी साहब थे, उनकी शादी चीनी लड़की से हुई थी। तो उसका परिवार और चीन सरकार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देने हर साल उनके जन्मदिन के मौके पर एक चीनी प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र आता है, कोटनीस के परिवार में आता है मिलने के लिए। तो उन लोग आते थे, तो उनसे भी मिलता था मैं, जो एक लिंक बना हुआ था। लेकिन ये सब मना किया गया मुझे। और मेरे कुछ दोस्त थे जो ऐसे कार्यालयों में थे, उन्होंने कहा कि थोड़ी दिक्कतें हैं तुम्हारे साथ। तो खैर अब वही था कि क्या करूं मैं। अब मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं बन सकता था बैंक का, हिंदी ऑफिसर नहीं बन सकता था, किसी सरकारी नौकरी के लिए नहीं। तो फिर हुआ कि फ्रीलांसिंग करो, ये करो अपना। फिर उस तरह से वो काम शुरू हुआ। नवभारत टाइम्स में लिखने लगा। चीनी मामलों के बारे में लिखने से भी मना किया उन्होंने, क्योंकि तुम जब लिखोगे तो चीन के बारे में पॉजिटिव थॉट होगा तुम्हारा, और हम नहीं चाहते वो सब चीज़ें छापना, क्योंकि चीन हमारा दुश्मन देश है, उसने हमारे पीठ में चाकू मारा है। ये एक आम सोच है, धारणा है, एक बहुत मजबूत धारणा है ये, और उसमें थोड़ी सच्चाई भी है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इस हिसाब से चीन छूट गया मेरा। उसके बाद से मैं चीन पर कुछ भी काम नहीं कर सका। अभी भी मेरे रैक पर कम से कम 50 किताबें हैं, जो मैं चाहता था उसको लेकर के काम करना आगे, वो रुका हुआ है अभी तक। और बाद में धीरे धीरे जर्नलिज्म में आ गया इस तरीके का, और फ्रीलांसिंग करने लगा। और अच्छी फ्रीलांसिंग की मैंने, 9 साल तक फ्रीलांसिंग की मैंने। और मुंबई उस समय में काफ़ी फर्टाइल मुंबई थी। लगभग 6-7 अखबार निकलते थे, 3-4 शाम के अखबार निकलते थे, 3-4 सुबह के अखबार निकलते थे। और किसी वजह से शायद मेरे पढ़ाई लिखाई और एक वैचारिक स्पष्टता और लेखन की शुद्धता की वजह से मेरे लेख बहुत आसानी से छपते थे, क्योंकि किसी भी कॉपी एडिटर को उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो एक वो भी चल गया था कि 4 बजे कॉल आ गया कि अजय ज़रा ये लेख भेज देना। मालूम हुआ कि 7 बजे तक मैं लिख करके और फैक्स कर रहा हूँ उनको, या अपने एक स्टाफ रखा हुआ था उससे भेज रहा हूँ। इस तरीके से एक चलता चला गया, सब कुछ हमारे हिसाब से होता चला गया। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये रही कि नौकरी ना करने की, कि तब तक मेरी दूसरी बेटी आ चुकी थी। और मुंबई में जो फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता आपको, तो बच्चे कैसे पलें, कहाँ रहें। तो वो मैंने स्वीकार किया कि पत्नी मेरे अच्छी जॉब में है, पत्नी नौकरी करे, मैं घर पर रहता हूँ, मैं घर से काम करूँगा। और वर्क फ्रॉम होम तो अब हुआ है, मैं वर्क फ्रॉम होम तब उस ज़माने में क्या करता था 30 साल पहले। और काफ़ी अच्छा रहा मेरा जो प्रवास है एक तरीके से, वो बहुत ही अच्छा रहा। कहीं से कोई रिग्रेट नहीं है, कभी कोई अफसोस नहीं किया मैंने, और बहुत खुश रहा मैं काम करता जाओ। उसी की वजह से आज यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और ये क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग लंच के वक्त भी बहुत सारी ऐसी चर्चा कर रहे थे, जिसमें पारिवारिक मसलों पर भी हमने बातचीत छेड़ी।
तो ये बात तो तय है, ये माना जा सकता है कि जो लाइफस्टाइल या जो वर्क लाइफ बैलेंस में आप जो करते आए हैं, हमारे बहुत सारे युवाओं का वो ड्रीम होता है कि हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं। ऑल दो एक पारिवारिक या मध्यम वर्गीय परिवार का एक सामान्य दबाव तो वही होता है कि ठीक ठाक कॉलेज से पढ़ लो, ठीक ठाक कोई नौकरी निकाल लो, सरकारी हो जाए तो सबसे बेस्ट है। फिर भी तो चीनी कम हुई आपकी ज़िंदगी से, आपने बताया कि वहाँ से कम करना है। भी शक्कर भी कम हो गया अच्छा वजह से। तो दोनों जगह से जब चीनी कम हो गई और फ्रीलांस का दौर चल रहा था, फिल्मों की तरफ रुझान या फिल्म समीक्षा की ओर लिखना, फिल्मी मतलब पत्रकारिता का फिल्म की तरफ या फिल्मी पत्रकारिता की तरफ आपका आना, इस पर कैसे हुआ? बहुत संक्षेप में कहूँ तो मैं एडिट पेज पे लिखा करता था और जनहित की बातें थोड़ी से इंटरनेशनल रिलेशनशिप, राजनयिक संबंधों पर भी लिखता था मैं, चूँकि ईस्ट एशिया घूम के आया था मैं, तो उधर वाले संपर्क थे मेरे पास और एक जानकारी, एक एक्सपोजर था मेरा देश दुनिया का। उन विषयों पे हिंदी में लिखने वाले कम थे तब, वो सारा लिखा करता था मैं। धीरे धीरे जैसे अभी 9 सालों से जो मीडिया आया हुआ है, जिस तरीके से चल रहा है, उस ज़माने में भी एक बार सरकार आई थी भाजपा की और तमाम, तो सारे संपादक उस समय भी बदले गए थे। तो नवभारत टाइम्स के भी संपादक बदल दिए गए थे। मैंने जब लिखा तब सुरेंद्र प्रताप सिंह हुआ करते थे, उसके बाद से सूर्यकांत बाली वगैरह आ गए। तो मैंने देखा कि मैं एडिट पेज पर जो लेख लिखता हूँ मैं, वहाँ पे जो जब तक तथ्यात्मक बातें करता हूँ वो सब तो रहता है वहाँ पे, लेकिन जब मैं अपना निष्कर्ष दे रहा होता हूँ, जब मैं अपनी राय पेश कर रहा होता हूँ जो निश्चित रूप से मेरी सोच से है, उसको काट दिया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा झुका हुआ रहता है बाईं तरफ, तो उसको काट दिया जाता है। तो फिर मुझे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब सिर्फ तारीखें बता देनी है तो कोई भी, आप गूगल है, पहले तो लाइब्रेरी से निकाल कोई भी लिख सकता है। फिर मैंने लिखना, तो वो थोड़ी सी मेरी बेचैनी थी कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या लिखूँ। तब धीरे धीरे उसमें एक इरफान भी मेरे सहयोगी रहे हैं। इरफान से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, जब मैं आया 91 में तब से है। और इन लोगों और चाणक्य का मैं मीडिया कंसल्टेंट था, चाणक्य जो टीवी सीरीज आया था उसमें भी इनसे मुलाकात हुई, बाद में भी मुलाकातें होती हैं। इन लोगों ने, इसने और ईशान त्रिवेदी जो मेरे बहनोई भी हैं रिश्ते से, इन दोनों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप फिल्मों पर लिखिए। और तब मैं ये बात कहीं पहले भी कह चुका हूँ कि जब इन्होंने कहा कि फिल्मों पर लिखिए, तो मैंने कहा कि यार, तब बलवान नाम की एक फिल्म आ रही थी सुनील शेट्टी की, मैंने यार सुनील शेट्टी का इंटरव्यू करना पड़ेगा। माफ़ करें, मतलब अब सुनील शेट्टी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अन्ना से कितनी मुलाकातें हैं मेरी, उनके घर गया हूँ मैं, उनके परिवार को देखा है मैंने नज़दीक से, पूरी इज्जत है उनके लिए। लेकिन तब एक दिमाग, और ये वही बात है जो आम व्यक्तियों की, जन सामान्य है, उसकी फिल्मों के प्रति जो धारणा है जो मीडिया ने बनाई हुई है और तमाम दूसरे स्रोतों से जो मिल के आती है, वो यही है कि ये गंदे लोग हैं, ये गलीज लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इन्हें कोई अकल नहीं होती है, इनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, इनकी मोरालिटी अलग होती है। ये सारी चीज़ें पिछले दिनों भी फैलाई गई बहुत तेज़ी से। तो ये मेरी भी थी उस ज़माने में, क्योंकि मैं बाहर से देख रहा था इनको। लेकिन जब धीरे धीरे ये हुआ और फिर इरफान ने कहा, मैंने कहा कि ऐसा होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाता हूँ। और फिर मुझे याद है कि बासु भट्टाचार्य का पहला इंटरव्यू मैंने किया था, जिन्होंने तीसरी कसम बनाई थी, उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। और वो ऐसे नकचढ़ा सत आम, बहुत लिटरली इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं एक संबोधन के लिए, तो कुछ वैसे ही थे। वो बहुत जल्दी खुश होने वाले व्यक्ति नहीं थे। 7 दिनों तक मैंने फील्डिंग किया। अब वैसे इंटरव्यू नहीं होगा, वैसे पत्रकारों को भेज दिया जाए। 7 दिन तक मैं उनके घर जाता रहा, आता रहा। और बाद में उन्होंने कहा कि मैं तुमको परख रहा था कि तुम मुझसे बातचीत भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मैंने कहा कि आज के पत्रकारों को अगर कहा जाए और किसी से वो 7 दिन का चक्कर लगे, सर छोड़िए ना, दूसरे को बात करते हैं, उसको फ़ोन पर कर लेते हैं, छाप देंगे, किसी का क्या मतलब है। और उनके यहाँ जाओ, बैठ रहे, अच्छा खाना पीना नाश्ता सब चल रहा है, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते, आप ऐसे बातें करते थे। खैर वो हुआ, वो छपा, उसके बाद से धीरे धीरे एक सिलसिला बन गया। और फिर मैं 99 में जाके मैंने नौकरी की
उसके पहले मैं लगातार फ्रीलांसिंग करता रहा और काफ़ी किया मैंने फ्रीलांसिंग। आपको दोपहर में बता ही रहा था कि फ्रीलांसिंग के दिनों में मैं इतना कमा लेता था कि जनसत्ता अखबार से कि जनसत्ता के एम्प्लॉई को उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने पैसे मैं फ्रीलांसिंग से ले जाता था। और उन दिनों वो चेक और ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र तो चलता नहीं था, नगद पैसे मिलते थे, रुपए में मिलते थे, नोट मिलते थे। और जिस दिन नोट मिलता था उस दिन हमारे संस्थान के 2-3 साथी पीछे रहेगी, प्रेस क्लब चलो अब तुम्हारे पास इतने पैसे ये सबसे ट्रीट चाहिए। ट्रीट और एक फ्रीलांसर को करना पड़ता है। ये सब जो लोग भी यहाँ कभी फ्रीलांसर रहे हों उनको थोड़ा बहुत अनुभव होगा इस बात का कि उनको कई तरीके से लोगों को खुश रखना पड़ता है। ठीक बात है। बहुत सारे हमारे पत्रकार दोस्त आए हैं और आपकी वो 7 दिन वाली बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है। वो छाप ज़रूर सकते हैं, फ़ोन पे भी छाप सकते हैं, लेकिन 7 दिन इंतज़ार करवाने के बाद जो छपेगा, वो जो इंतज़ार कर रहा है उसको पसंद नहीं आएगा, वो जो इंटरव्यू छपने वाला है। मनोहर श्याम जोशी को 7 दिन इंतजार करा के इंटरव्यू नहीं दिया था, हाँ। इसी कथा लिखी है जोशी जी ने। अब इरफान पर आते हैं। जी जी। कुछ और मेरे सवाल फिर हम आप सबके तरफ ओपन कर देंगे, क्योंकि ये मंच ही है जिसमें सार्थक संवाद लेखक और पाठक के बीच में होना है। इरफान, स्वाभाविक आपने बताया कि जब आपका मुंबई आना हुआ और शुरुआती जो आपके दोस्त बनने लगे उसमें थे, तो ये माना जा सकता है कि उनकी तरफ आपका एक मित्रता के नाते ज़्यादा झुकाव हो। और आपने इसके भूमिका में भी बताई है कि इसकी ई बुक्स जो हैं आप पहले लिख चुके थे और फिर एक संयोग होता है कि इसको प्रिंट में ले आते हैं और वो प्रिंट में आती है ये किताब। तो दर्शकों के, पाठकों के लिए कि किसी फिल्मी हस्ती पर केंद्रित किताब के मामले में ये आपकी पहली किताब रही? किताब के तौर पे ये प्रिंट में ये पहली किताब। प्रिंट में पहली रही ये वाली। बाकी छिटपुट निबंध मेरे आते रहे हैं, इधर उधर संकलन में आए हैं, 2-3 किताबें हैं मेरे पहले से। तो खास किसी फिल्मी व्यक्ति पर ये पहली किताब। और आपने इसमें ये भी लिखा है कि और कुछ पन्ने कोरे रह गए, और वो स्वाभाविक तौर पर आपकी इस किताब की भूमिका में भी और पढ़ते हुए ये लग जाता है कि बहुत से आपके जहन में सवाल थे। हर बार एक फुर्सत से आप इंटरव्यू करना चाहते थे, लेकिन वो हड़बड़ी में और आगे पीछे या अपने पसंदीदा व्यक्ति से जितनी बात करो कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं, इसलिए भी हो सकता है। तो इस किताब का जो पूरा जिस तरीके से ये एक शक्ल में आई, 2 ई बुक, उस पर थोड़ा बताइए कि कैसे इसके बारे में, या इसके बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ आपने रिकॉर्डिंग के साथ में रखे हैं वो कैसे हुआ, इसको मुकम्मल कैसे किया? एक चीज़ तो तय है कि किसी योजना के तहत नहीं थी ये किताब। जब आई है जिस शक्ल में आई है, इरफान से मैं मिलता रहा हूँ, जैसे तमाम हस्तियों से मिलता रहता हूँ मैं, और लगातार एक इंटरव्यू का सिलसिला मेरा चलता रहा। जैसे मनोज वाजपेयी के भी इतने ही इंटरव्यू मेरे पास हैं, अनुराग कश्यप के इससे ज़्यादा इंटरव्यू मेरे पास हैं। तो मेरे साथ एक सहयोगी भी हुआ करता था उन दिनों, 15 साल मेरे साथ काम किया उसने। वो बहुत ही डिलीजेंटली सारी चीज़ों को सुरक्षित रख देता था। मैं खुद लापरवाह व्यक्ति हूँ, थोड़ा अराजक भी हूँ, तो मेरे पास सारी चीज़ें उस ढंग से नहीं रहती। लेकिन उसके जाने के बाद जब वो चला गया तो एक दिन अचानक लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, और हम लोग विकलांग होते हैं उस मामले में थोड़े टेक्निक को लेकर के। तो मैंने अपनी बेटी को बुलाया कि देखो ये खुलने में ही 3 मिनट लगता है इसको, हाँ, जब मैं ऑन करता हूँ इसको 3 मिनट के बाद DEL डबल लिख के आता है, क्या बात है। तो उसने देखा होगा, कहा कि क्यों नहीं होगा ये, ऐसा तो होना ही चाहिए इसको। 270 GB का एक फाइल तुम्हारे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है उस पर, और मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो है क्या। जब मैंने उसको खोला तो मालूम हुआ कि मेरे तब तक के, जब तक वो साथी मेरा था, उसने सारे इंटरव्यूज सिर्फ एक फाइल नहीं, सुरक्षित करने के लिए उसने 2-2, 3-3 फाइल बना करके डाल दिए थे उसमें, और वो सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ था, मैंने जो भी लिखा। अब वो एक खजाना में, कारुआ खजाना मेरे हाथ लगा। तो जब मैं थोड़ा, इरफान की जब डेथ हुई उसके बाद से ऐसे ही मैं देखने लगा कि मेरे पास क्या है। देखने के बाद मुझे पता चला कि ढेर सारे लंबे इंटरव्यूज़ हैं मेरे पास, बहुत सारे लेख हैं और भी कुछ चीज़ें हैं। तो वो मैंने संकलित कर लिया। लेकिन उसी समय एक बड़े प्रकाशक का मेरे पास फ़ोन आया कि आपको इरफान पर किताब करनी चाहिए और जल्दी करनी चाहिए।
मैं ऐसी किसी जल्दबाजी में नहीं था, और ये भी नहीं था कि मैं इस्तेमाल कर लूँ, ये मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कि वो मर गए हैं अब चलो इस्तेमाल कर लेते हैं, छाप लेते हैं, किताब बिक जाएगी, ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। तो फिर मैंने वक्त लिया और लगभग 1 साल के बाद ई बुक के तौर पर नॉटनल नाम की जो संस्था है, नीलाभ श्रीवास्तव चलाते हैं लखनऊ से, भारत में जैसे किंडल चलता है उस तरीके से वो, उनसे मैंने शेयर किया कि ऐसे ऐसे मेरे पास कुछ इंटरव्यूज़ हैं, तो कहिए तो आपको दूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि दीजिए आप, बहुत अच्छा रहेगा, वो तो ज़रूरी है किताब। वो लिया उन्होंने, छापा उन्होंने, और इस किताब के साथ कह लें कि इस किताब ने मेरे करियर में और इरफान ने खुद मेरे करियर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इरफान ने नॉटनल को इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा दी जाने के बाद। जब प्रिंट में आई तो आपके भिलाई के सरस्वती बुक्स राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने गए इस किताब की वजह से। तो ऐसा संयोग सब बनता चला गया, और फिर बाद में जब ये हुआ कि एक किताब तो मेरे सारे इंटरव्यूज़ किए इसमें, जो और कुछ पन्ने कोरे रह गए। फिर मैंने एक दूसरी किताब की, वहाँ लगा कि मैं अपने पहलू से सारी बातें कर रहा हूँ, मेरा दृष्टिकोण है सब। मैंने इरफान के परिचितों को पकड़ा उसके बाद, और जिसमें उनके बचपन के दोस्त, उनके क्लासमेट, उनके गुरु और दूसरे लोग, कुछ पत्रकार, और उनसे 37 जो मेरे सहयोगी रचनाकार हैं इसमें, उनसे मैंने लेख लिखवाए, और फिर ये मुकम्मल किताब बनती है जिसमें आप कह लें कि 360 डिग्री एंगल में आप इरफान को समझ सकते हैं। उनके लगभग हर पहलू को इसमें छू लिया गया है, और इस तरीके से ये किताब सामने आई। इरफान पर अभी तक ये 4 किताबें आ चुकी हैं, और 3 किताबें अंग्रेजी में हैं, ये एक हिंदी में है। और मुझे इस बात का गर्व है कि यहाँ पे इरफान स्वयं है वाह, इस किताब में, वाह, क्योंकि आधी किताब में इरफान बोल रहे हैं, बाकी किताबों में इरफान के बारे में लोग बोल रहे हैं, वो भी इस किताब में है, आधी किताब में। लेकिन इरफान का बोलना, और वो बोलना फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों को, कई व्यक्तियों को, या जिन्होंने भी पढ़ा इसको, उनका कहना है कि सर ये मास्टर क्लास है, क्योंकि इरफान तो अब आएंगे नहीं, ना अभिनय पर बताने के लिए आएंगे, ना अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए आएंगे, और आपके इस इंटरव्यू के जरिए हम उनको करीब से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। मुझे तो 2 एक्टर ने फ़ोन किया कि सर ये एक मामला जो था एक्टिंग का, जो मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इससे डील करें, वो आपके एक सवाल के जवाब में सिर्फ 4 लाइनों उन्होंने बता दिया है कि क्या करना चाहिए। और मेरे जो दुविधा थी, जो द्वंद्व था मेरे अंदर, वो ख़त्म हो गया झटके में। तो किताब इस तरीके से काम, और सबने फिर लिखा। मज़ेदार ये है कि सोशल मीडिया, विकी कौशल को ये किताब इतनी पसंद आई कि उसने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। इरशाद कामिल, उनको बहुत पसंद आई किताब, तापसी पन्नू, ये सारे मित्र लोग ही हैं, लेकिन इनको किताब पसंद आई तब इन्होंने शेयर किया, और उनके शेयर करने की वजह से भी, और फिर किताब अपने आप में इरफान के बारे में लोग जानना चाहते हैं और हिंदी में जानना चाहते हैं। यह भी एक गलतफहमी है लोगों को कि हिंदी में किताबें नहीं पढ़ते हैं लोग। मेरा मानना है हिंदी में आप किताबें लेके आइए और हिंदी वालों के पास पहुंचिए। बहुत सारे हिंदी के ऐसे पाठक हैं जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। हिंदी में ज़्यादा आफियत होती है, उनको ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो किताबें आएँ, सही जगह पे आएँ, सही समय पर आएँ, तो किताबें जाती हैं, और मुझे तो बहुत ही अच्छा अनुभव देगी। और मैं फिर से बधाई दूंगा सरस्वती बुक्स के आकाश महेश्वरी को। आज वो संयोग है मैं उनके राज्य में आया हूँ और वो नहीं है यहाँ पर। वो अपने प्राइवेट, अपने फैमिली कमिटमेंट की वजह से बाहर कहीं पेरिस से गए हुए थे, लेकिन देखिए कल शायद बिलासपुर में मुलाकात हो जाए। नहीं, बहुत ही आपने बखूबी इसकी चर्चा की। इरफान पर मुझे एक और शख्स याद आ रहे हैं। हमने कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ शासन का एक संस्कृति विभाग की ओर से आयोजन हो रहा था, उसमें तिग्मांशु धूलिया भी आए हुए थे। उनका इंटरव्यू मैं ही कर रहा था, और उस इंटरव्यू के दौरान भी उनके बहुत ख़ास मित्र रहे हैं, और वो बहुत भावुक हो जाते हैं जब इरफान का जिक्र होता है। तो एक सवाल पूछा गया था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में अब चीज़ें बदल रही हैं, समीकरण हो रहे हैं, और अपने मन का क्या कैसे टाइप की बातें, मतलब फिल्मों के कमर्शियल होने पर। तो इन तमाम सवालों के बीच ये पूछा गया था कि इस इंडस्ट्री में जो सबसे ख़ास कोई आपको लगता हो कौन है, क्या है। तो उन्होंने एक लाइन पे ही उत्तर दिया था, जो मेरा सबसे ख़ास था वो अब नहीं रहा। तो
इरफान क्या सिर्फ एक महान कलाकार और एक जो उनके अंदर में यूनिकनेस थी वो उनको खास बनाती अपने आर्ट के लेवल पे, या आपको लगता है कि इतनी ही अंतरंग मित्रता या सब जो उसे विशेष लगाव महसूस करते हैं वो उनकी एक और दूसरी ह्यूमन वाली खूबी थी, एक दोस्त होने की, यारबाज होने की, वो उनको ज़्यादा बेहतर बनाती है? क्या उनकी तरफ ज़्यादा गुड पॉइंट्स जाते हैं? नहीं, एक पब्लिक पर्सनालिटी जो है उनकी, जो फिल्मों के जरिए बनी है और जिसके हम सभी मुरीद हैं, सबको अच्छा लगता है उनका काम। पहचाना हो हमने बाद में उनको, और उन्होंने भी वो धैर्य रखा। मैं तमाम नए मित्र जो मिलते हैं या नए कलाकार मिलते हैं जो जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको भी बताता हूँ मैं कि इरफान ने 16 साल इंतज़ार किया। जब वो मुंबई आए और हासिल जब आई, इस बीच में 16 साल लगे हैं। 16 साल बहुतों के लग सकते हैं, लेकिन इरफान में क्या ख़ास बात रही, इरफान के ही जो बैचमेट थे या उनके आगे पीछे आए एनएसडी के दूसरे लड़के थे, उन्होंने खुद को देखा काम नहीं पा रहे तो छोड़ दिया। मतलब फिल्मों के लिए आपकी एक ख़ास पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सुडौल होना चाहिए, आपको सुघड़ होना चाहिए, ठीक ठाक आप स्क्रीन पे दिखाई पड़े। जब आप खुद को ढीला छोड़ देते हैं तो आप खुद भी अदरक हो जाते हैं। तो अदरक ना हो, आप बने रहें ठीक से, और जब मौका मिले तो आप तैयार भी रहें उसके लिए। उसके लिए कि लगातार आप मेहनत करते रहें। आजकल लोग जिम जाते हैं, लेकिन बाकी दूसरे तरीके से भी खुद को फिट सुगठित रखा जा सकता है। इरफान ने वो खुद को हमेशा तैयार रखा कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं कूद पड़ूँगा, और मौका मिला और कूद पड़ा। चाहे वो हासिल हो, चाहे वॉरियर हो या मकबूल हो, ये जो शुरू की 3-4 फिल्में हैं उनकी, और वहाँ से उनकी धाक जम गई। फिल्में बीच में उन्होंने बहुत बुरी फिल्में भी की हैं, घटिया फिल्में भी की हैं। मुझे तो याद है कि महेश भट्ट के साथ वो गुनाह फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें एक पुलिस अधिकारी बने हुए थे, और वहाँ वो जानना चाह रहे थे महेश भट्ट से कि मुझे क्या करना है। और एनएसडी और थिएटर से आए लड़कों की एक दिक्कत है या खूबी है कि वह अपने कैरेक्टर की बैक स्टोरी जानना चाहते हैं, और फिल्मों के जो कैरेक्टर होते हैं उनकी कोई बैक स्टोरी नहीं होती है, अमूमन नहीं होती है। अब महेश भट्ट की परेशानी की, यार ये पुलिस इंस्पेक्टर है, उसको इसको अरेस्ट करना है, और उस पुलिस इंस्पेक्टर की बैक स्टोरी में तुम क्यों पड़े हुए हो? और इरफान छोड़ो, तुमको घटिया एक्टिंग करनी है, तुम घटिया काम करके दिखाओ, मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे बेहतर एक्टर की ज़रूरत नहीं है। और बाद में यही महेश भट्ट अफसोस करते रहे कि हमने उसको बढ़िया काम नहीं दिया। हालांकि रोग जो उनकी कम चली हुई फिल्म है, जो कि एक बेहतरीन फिल्म है, रोग में थोड़ा काम दिया था उनको। और उस ज़माने में जब इरफान को लोग नहीं पहचान रहे थे, मेरे दैनिक भास्कर में काम करता था मैं, तब उन्होंने मेरे लिए एक लेख लिखा था इरफान को लेकर के कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान यह लड़का बनाएगा अगर मौका मिल गया सही तो। ये विदेशों में उनके पॉपुलर होने के लगभग 10 साल पहले की बात है। तो पारखी नज़रें होती हैं जो चीज़ों को परख लेती हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती रही। और जो आप पूछ रहे थे ना कि इनकी पब्लिक पर्सनालिटी और ऐसे टच करने वाली बात थी इनकी। तिग्मांशु ने ही मुझे एक बार सुनाया था कि सबसे पहले गाड़ी इनके पास आई। अच्छा। इन्होंने गाड़ी खरीदी और तब तक इरफान के सारे दोस्तों के पास कोई गाड़ी नहीं थी। और बहुत मज़ेदार प्रसंग है वो। तिग्मांशु ने बताया था कि 4 दोस्त थे इनके और चारों की पत्नियां उसी समय एक ही साथ प्रेग्नेंट हुई थी लगभग। तो ये इरफान की ड्यूटी होती थी कि अपनी गाड़ी में बाकी 3-4 औरतों को बिठाएंगे और लेके घुमाएंगे, क्योंकि बाकी लोग जैसे तिग्मांशु चले गए थे दिल से करने के लिए, कोई और कहीं व्यस्त था, कोई और कहीं व्यस्त था। तो ये इरफान की ड्यूटी होती थी कि शाम में सबको हवाखोरी करवाएं वो। और तब लोगों को लगता था कि एक मर्द गाड़ी चला रहा है 3 पे। तो ये देखने से एक दृश्य ही जो बनता है वो अलग है, लेकिन ये था। और जो तिग्मांशु कहते हैं कि रात के वो जो 2 PM दोस्त या 3 PM दोस्त कहते हैं, वो 3 AM दोस्त, वो उनके दोस्त थे। तो इस तरीके से इरफान ने टच किया। मैंने पर्सनल खुद अपनी ज़िंदगी में देखा, जब मुझे डायबिटीज़ हुआ किस तरीके से वो परेशान थे कि ये कैसे हो गया आपको, कैसे ठीक होगा, क्या होगा। उन्होंने एक अपने गांव से कोई ख़ास लकड़ी का ग्लास मंगवाया जो एक ही लकड़ी को
उसको कतर Drill के करके बनाया जाता proper, है, उसमें पानी पीने से शायद कोई फ़ायदा होता है। हाँ, तो वो ग्लास मंगवा के मुझे दिया और फिर बाद में चिंता रहे। और मुझसे ज़्यादा मेरी बेटियों की परवाह की कैसी हैं, साहिबजादियाँ कैसी हैं, क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। मेरी बेटी, बड़ी बेटी पेंटर है, आर्टिस्ट है वो। तो उसका पहला एग्जीबिशन जब लगा मुंबई में, तो उन्होंने जाहिर किया कि मैं चलूँगा देखने के लिए उसको। और वो देखने गया और गैलरी वालों को, मतलब गैलरी वाले परेशान, अरे इरफान तुम्हारी पेंटिंग देखने आए हैं। अब उनको ये रिलेशन नहीं मालूम कि कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती नहीं। सवाल ये नहीं है कि वो गए क्या किया, वो पर्सनल एक जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है और टच करने की बात होती है, आपके बारे में कंसर्न होते हैं, ये सारी चीज़ें तो उनके अंदर रही हैं और तमाम दोस्तों के लिए रही हैं। दूसरों के लिए परेशान रहना ये उनकी फितरत थी। मेरे अंदर बहुत से सवाल हैं और मैं अपने उन सभी सवालों को अभी यहाँ रोकना चाहूँगा, क्योंकि हम अब चाहेंगे कि ये सवाल जवाब का सिलसिला इधर भी हो, क्योंकि मसला इरफान पर है। इरफान बहुत एक खूबसूरत इंसान, और एक हम तो दर्शक के तौर पर उसे जानते हैं, तो हम तो अपने एक पसंदीदा एक्टर को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए अभी तो अब ये कुछ सवाल आप लोगों के जहन के जो हो सकते हैं, उसके लिए ये फोरम हम ओपन करते हैं। अगले 15-20 मिनट जो भी आप लोगों के जहन के प्रश्न होंगे, 2, 4, 5, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे पाठकों के सवालों के जवाब दें। संक्षिप्त अगर प्रश्न होंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा, ज़्यादा सवाल हम ले पाएंगे। तो ये फोरम अब ओपन है आप सभी के जहन के सवालों के लिए। सॉरी। एक जो बात आपने एनएसडी के लोगों के लिए कही, वो बात मेरे ध्यान में आ रही थी कि मैं आपके लिए समझने की कोशिश करूं कि आपकी कहानी तो चीन से शुरू हुई, लेकिन आपका जन्म, आरंभिक शिक्षा दीक्षा और चीन जाने की स्थितियां बनते तक क्या हुआ, तब हम शायद ज्यादा बेहतर अजय को समझ पाएंगे कि अजय क्या पर्सनालिटी है, क्या कैरेक्टर। एक आम मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुआ मैं, और आज भी वही है। मेरे पिता जो बिहार में उसको कहा जाता था प्रखंड शिक्षा अधिकारी करके, कुछ स्कूल इंस्पेक्टर हुआ करते थे, स्कूलों की निगरानी करना, ये सारा काम था। उनके साथ रहा मैं, और बचपन में मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, और 6ठी कक्षा में शायद मैं था, तब मैं घर से भाग भी गया था और बाहर रह गया, और फिर तमाम चीज़ें हुई। तो एक अनियंत्रित किस्म का बच्चा था मैं, और मुझे ठीक करने के लिए कभी चाचा के यहाँ, कभी मामा के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कि उसकी बात मान लेगा, ये रहेगा ढंग से, इस ढंग से चलता रहा, नहीं हो पा रहा था। फिर मैट्रिक भी जैसे तैसे मैंने पास किया, मुझे कोई शर्म नहीं है, पास विदाउट इंग्लिश 3rd डिवीज़न मेरा हुआ था। और जाहिर सी बात है, कर्पूरी ठाकुर आए हुए थे, हम लोग कर्पूरी डिवीज़न कहा करते थे उसको, तो कर्पूरी डिवीज़न मिला था मुझे। पिता चाहते थे कि मैं मेडिकल में जाऊं, और इस ढंग से तो साइंस पढ़ना था, बायोलॉजी पढ़ना था, जिसमें मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो वो इंटर किया मैंने, वहाँ भी ग्रेस मार्क से पास करना पड़ा उनको, क्योंकि मैं फेल हो जा रहा था। तो लेकिन पिताजी ने समझ लिया था कि इसकी हिंदी ठीक ठाक है, तो उन्होंने उस समय जहाँ बहाली थी उनकी, वहाँ पे एक परिवार से उनका परिचय था, जिनके परिवार का एक बेटा वहाँ दरभंगा एक शहर है वहाँ का, CM कॉलेज में प्रोफेसर थे, जो अच्छा कॉलेज है वहाँ का। तो उन्होंने उनसे सिफारिश की कि देखिए ऐसा ऐसा है, मेरा बेटा है, और मैं चाहता हूँ कि अगर वो हिंदी अच्छे कॉलेज में कहीं पढ़ ले तो शायद ठीक हो जाए वो। तो मेरे गुरुजी ने अभी संस्मरण लिखा है, उसमें बताया उन्होंने, मैं इतनी बात जानता नहीं था, उन्होंने अपने वार्ड के तौर पर मेरा एडमिशन करवाया, और उस समय हिंदी डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल से इस बात के लिए राजी हुए कि वो बच्चा अच्छा करेगा, ये आश्वासन दिया उन्होंने। और तब हेड ऑफ डिपार्टमेंट और दूसरे लोग, एग्री के 5-6 लोगों के सिग्नेचर हुए उस मेरे जो पत्र उन्होंने भेजा होगा वार्ड के लिए, उस पर अभी मुझे जानने को मिला। फिर जाके मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन उनके सानिध्य की वजह से, रामधारी सिंह दिवाकर नाम है उनका, हिंदी के बड़े लेखक हैं वो, दिनकर नहीं, दिवाकर। तो वो उनके सानिध्य में रहने से, और फिर मेरे दोस्त बन गए। मेरे ज़िंदगी में मैं बराबर कहता हूँ कि 2 अमिताभ बच्चन हैं। एक अमिताभ बच्चन मेरे दोस्त हैं, जिनका नाम बचपन से ही अमिताभ बच्चन है, वो कविताएँ करते हैं,
आजकल दरभंगा में ही रहते हैं वो। तो उनकी संगत हुई, बहुत पढ़ा लिखा प्रखर प्रबुद्ध व्यक्ति था वो। तो उनकी संगत से गुरुजी के निर्देशन में मैं यूनिवर्सिटी में टॉप किया उसके बाद मैंने वहाँ पे। और फिर टॉप करने के बाद ऐसा लगा कि बिहार तो बहुत छोटा शहर राज्य है, यहाँ क्या रहना है, और दरभंगा में क्या पढ़ना, इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। तो फिर हुआ कि चलो दिल्ली चलते हैं, JNU चलते हैं, तो वहाँ से JNU चला गया। तो ये बहुत संक्षेप में मैंने बता, और इस बीच बहुत सारी चीज़ें होती रही। मतलब ये जो फिल्म का कल्ट बना है, हाँ, वो फिल्म देखते हुए मैं खुद को जोड़ रहा था। खुद को मैंने विनोद चोपड़ा से कहा भी कि आपने तो मेरी कहानी, मैं IAS ऑफिसर नहीं बना, उधर जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके बाद की कहानी तो वही है लगभग। और अपने मुकाम पे है आप। आपने मुकाम पे, मैं कहीं से भी छोटा नहीं महसूस करता मैं कभी भी, और एक खास ऊंचाई हासिल की है मैंने जहाँ से निकला हूँ। लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, तो वहाँ से, और मेरा कॉलेज 22 किलोमीटर दूर था घर से। 22 किलोमीटर बस से जाता था, बस से आता था, सुबह 7 बजे खा के निकलता था, फिर लौट के आता था, तो फिर 4 बजे खाना खाता था। इतने पैसे नहीं होते थे कि बाज़ार में कुछ खरीद के खा सके आप। ये सारी चीज़ें चलती हैं। बस विदाउट टिकट चलते थे, हम लोग स्टूडेंट हैं तो पैसा देना ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें चलती थी। ये इस तरीके बहुत सारी चीज़ें जी हैं। सर, ये हिंदी फिल्म पत्रिकाओं का एक दौर था, माधुरी थी, मायापुरी थी, और भी कुछ पत्रिकाएं थी। फिर धीरे धीरे फिर वो जी का भी दौर आया, स्क्रीन भी हिंदी में आई, फिल्म फेयर भी हिंदी में आई, स्टारडस्ट भी हिंदी में आई। उसके बाद भास्कर जैसा अखबार था जिसमें हमने आपको कई बार पढ़ा है, 4 पेज निकला करते थे नौरन शनिवार को। वो सब धीरे धीरे कहीं कम होती गई या फिर गायब होती चली गई, और ये तब्दीली जो है आज, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, तब्दीली तो हमेशा बेहतर के लिए होती है सर, और मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि हमारा जो दौर था, हमने जो किया, हाँ, हमसे बेहतर आज के लोग कर रहे हैं। और इनके सामने, हमारे सामने तो कोई चुनौती ही नहीं थी। हमारे सामने तो अखबार कल छपता था, आज शाम भर का समय मेरे पास होता था लिखने के लिए, सुबह से लेकर रात तक। और हम तो साप्ताहिक में काम करते थे, साप्ताहिक में भी 5 दिनों का समय हमारे पास रहता था। हमारे जो जूनियर्स, जो बच्चे अभी काम कर रहे हैं, उनको तो आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट करनी पड़ती है। उनकी चुनौतियाँ बहुत परेशान करने वाली हैं, और वो उनसे मिलते हैं तो उनको देख करके तरस नहीं, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ती कि कैसे वे काम कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया ने उनको ऐसा खड़ा कर दिया है कि थोड़ी भी कोताही हुई उनसे तो नौकरी गई आपकी। हर दूसरा आदमी खड़ा है आपकी जगह लेने के लिए, तो ज़्यादा चैलेंजिंग काम ये कर रहे हैं। वो एक फुर्सत का समय था सर, हम लोगों का समय कह लें, आपका समय कह लें, वो फुर्सत का समय था। हम इंतज़ार करते थे, हम लोग, याद है, बस स्टैंड पर या रेलवे स्टॉल पर जाके खड़े रहते थे कि आज पत्रिका आएगी, बंडल खुलेगा, उसमें से धर्मयुग निकलेगा, माधुरी निकलेगी, हम खरीदेंगे, पैसे नहीं थे तो वहीं खड़े खड़े देख लेंगे, पढ़ लेंगे, चले आएंगे। अब वैसी फुर्सत कहाँ है लोगों के पास? अब तो मोबाइल है सबके पास, इधर घटना घटी, इधर खबर आपके पास आई, कैसे आई, किस रूप में आई, इस पर हम विचार कर सकते हैं। ये सारा फैसला फिर 20 साल के बाद करेंगे कि वो समय कैसा रहा, 2023 की फिल्म जर्नलिज्म कैसी रही या किस तरीके से हुई, ये 20 साल के बाद पता चलेगा। अभी तो वो चल रहा है तो उसका आनंद लेना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि माधुरी के समय में, या माधुरी एक अच्छी पत्रिका थी, बाकी सब तो वैसे ही थी, बहुत बेहतर काम हुए, लेकिन आज भी अच्छा काम हो रहा है। ठीक है कि हिंदी में नहीं हो पा रहा है। फिल्म कंपेनियन नाम का एक डिजिटल वेबसाइट है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप वहाँ जाके पढ़िए। न सिर्फ अनुपमा चोपड़ा, वो तो एक चेहरा है, उसके अलावा बहुत सारे लोग लिखते हैं वहाँ पे, वो दिखते नहीं हैं, लिखते हैं, और बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो लोग। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा कवरेज करता है, लॉन्च जो है वो बहुत अच्छा कवरेज करता है। हिंदी अखबारों की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई है, जरूर हुई है। दैनिक भास्कर भी नीचे आया है, दैनिक जागरण नीचे गया है। कहीं ना कहीं इसमें मालिकों का और पेज प्रभारियों, इन दोनों को दोष दूंगा मैं। बाकी लिखने वाले तो आज भी हैं, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो लेखक पैदा हो जाएंगे। अखबार चाहे तब तो अखबार। और दूसरा, मैं तो इन दोनों अखबारों में काम कर चुका हूँ। अभी स्थिति ये है कि उनको अंग्रेजी का लेखक चाहिए, उसको हिंदी में अनुवाद करके छापेंगे वो। हिंदी के लेखकों पर उनका भरोसा ही नहीं है। तो संपादकों की ये जब मानसिकता चलती है तो
जाहिर सी बात है वो सारी गिरावट हर जगह दिखाई पड़ती है। जी अजय भाई, आपके संघर्ष में विभा जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मैं देखता हूँ, क्योंकि आपने मुंबई में अपने छोटे से घर में थिएटर भी बना रखा है और मुझे वहाँ पर बातचीत करने का मौका भी मिला कर्मियों से। विभा जी एक लंबी लड़ाई, चूंकि वो अधिकारी भी रही हैं और कैंसर से जूझते हुए उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं भी लिखी हैं, लगातार वो रंगमंच में सक्रिय हैं। और जैसा आप कह रहे थे कि आप ये सब कुछ तब कर पाए जब विभा जी लगातार काम कर रही थी, तो अपनी पूरी यात्रा में आप विभा जी के योगदान को और उनकी जिजीविषा को किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका है और एक आश्वस्ति है बेसिकली। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी परस्पर निर्भरता नहीं रही है कभी भी, आर्थिक तौर पर तो बिल्कुल नहीं रही है। तो विभा सक्षम है और विभा बहुत ही सफल हैं। किताबें, मैं यहाँ आता हूँ, मैंने मुश्किल से 4 किताबें 5 किताबें लिखी होंगी, विभा ने 30 किताबें लिखी हैं। तो उस हिसाब से भी बहुत प्रोलिफिक राइटर हैं वो। फिर अभिनेत्री भी हैं वो, अब तो अभिनय भी कर रही हैं, फिल्मों में दिखाई पड़ जाती हैं, उनसे अभिनय भी करवाया है। हाँ, वेब सीरीज़ भी करती हैं, तमाम चीज़ें करती हैं। तो विभा का सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, तो मेरे ऊपर कोई बोझ कभी नहीं रहा कि मुझे परिवार देखना है, मुझे परिवार संभालना है। परिवार की जो परिभाषा आमतौर पे एक जो होती है भारतीय समाज में, मेरा परिवार उस परिभाषा में फिट नहीं बैठता है। कई लोग बिल्डिंग में और बाहर भी कहते हैं कि ये कैसा परिवार है, समझ में नहीं आता है, किस तरीके से ये लोग रहते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि मेरी बेटियां रात के 12 बजे 1 बजे भी लौटती रही हैं, तो अपने दोस्तों से मिलके काम करके जैसे भी हो, और कभी उन पर कोई ये दबाव नहीं रहा कि तुम्हें 9 बजे आ जाना है, तुम्हें 10 बजे आ जाना है। या मेरी पत्नी विभा, आप खुद जानते हैं कि इंडिपेंडेंट महिला हैं, उनको मुझसे कभी यह पूछ कर नहीं जाना पड़ता कि मैं फलाने शहर जाना है, मुझे जाऊं कि ना जाऊं। तो ये सवाल ही नहीं होता। या मुझे ये करना है, मैं ये करना चाह रही हूँ, ये भी कभी नहीं पूछा। और शुरू से ही मेरे दिमाग में ये बात थी कि आरंभिक दिनों में विभा को इस बात को लेके थोड़ी दिक्कत होती थी कि जैसे उनका आयोजन है, जैसे उनके इवेंट हैं, मैं उसमें कोई मदद नहीं करता था, कभी नहीं किया मैंने। और वो न करने के पीछे मेरे दिमाग में ये बात हमेशा से रही कि अगर मैं वहाँ मौजूद रहा किसी भी तरीके से, तो ये होगा कि ये अजय ब्रह्मात्मज की पत्नी हैं, वो ये कर रही हैं। मेरे न रहने से क्या हुआ कि वो विभा रानी कर रही थी, अजय ब्रह्मात्मज गौण हो गए थे ही नहीं सीन में। तो एक इंडिपेंडेंट मतलब मैं आप दोबारा ही बता रहा था कि लंबे समय तक मुंबई में भी लोगों को नहीं मालूम था कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ज्ञान रंजन पहल के संपादक जीवित हैं भी, उन्होंने एक बार विभा को चिट्ठी लिखी कि अजय ब्रह्मात्मज आपके आसपास ही कहीं रहते हैं, आप उनको प्लीज़ बताइएगा कि मैंने उनको एक जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने पूरी नहीं की। तो फिर विभा ने पत्र लिखा कि वो आसपास में नहीं, मेरे ही घर में रहते हैं और मेरे पति हैं। तो अपरिचय का ये, और ये जानबूझ करके किया हुआ था, कुछ ऐसा हो भी गया कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरक तो हैं, हम एक दूसरे के परोक्ष रूप से, लेकिन एक दूसरे की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हर जगह मौजूद रहें और वो मेरे कंधे पे उनका हाथ हो या उनके कंधे पे मेरा हाथ हो, या एक दूसरे को सहारा दे रहा हूँ। उनकी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट है। हम दोनों अलग अलग तरीके से, मैं दोपहर में इनको बता रहा था, मेरा परिवार वास्तव में मैं हमेशा यही कहता हूँ, हम एक दूसरे की डाली नहीं है, ब्रांचेस नहीं है हम एक दूसरे के। हम वनस्पति में वो बांस का वो झुरमुट है जिसकी जड़ें एक होती हैं लेकिन हर बांस अलग होता है। तो वैसे ही हम लोग हैं, हम सब इंडिपेंडेंट हैं, सब अलग हैं, लेकिन जड़ में, परिवार में एक जगह है। ऐसा हमने किया, सोचा, हो गया है। जी अजय भाई, आपने अपने जीवन की यात्रा सुनाते हुए चीन का जिक्र किया, और चीन के जिक्र में जब तियानमेन स्क्वायर का जिक्र किया तो मुझे अपना एक संस्मरण याद आ गया। 1990 में मैं भी चाइना में था,
एशियाड हो रहा था, मैं एशियाड में ऑब्जर्वर के रूप में गया और उसके कुछ ही महीनों पहले वो घटना घटी थी। तो हम लोग जैसे चीन उतरे, हम लोग डिस्कवर देखते थे तो इतना फूलों से सजा था, कभी लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर खून खराब है। और वहाँ जिससे भी बात करते तो कोई भी तियानमेन स्क्वायर की बात को करना नहीं चाहता, बोलना ही नहीं चाहता। तो मैं जानना चाहता हूँ, चीन आप 5 साल रहे, चीन के बारे में आपका क्या छवि बनी आपकी चीन के बारे में? किस एस्पेक्ट में आप जानना चाह रहे हैं? देश की राजनीति के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में और उनके भारत के प्रति जो नजरिया था या उनके जीवन के प्रति उनका खुद का चीनी। देखिए, हम लोग यहाँ आजकल नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद की बातें करते हैं और उस राष्ट्रवाद में नौ राष्ट्रवाद घुस गया है आजकल, हिंदू राष्ट्रवाद आ गया, तमाम चीज़ें आ गई हैं। लेकिन नेशनलिज्म वाली फीलिंग चाइना में मैंने देखी ज़बरदस्त। हम एक प्राइड, हम चीनी हैं और चीन को चीनी भाषा में चुंगको बोलते हैं। चुंगको का मतलब हुआ कि चुंग मतलब मध्य और को मतलब राजधानी, मध्य राजधानी। उनका कहना है कि पूरी दुनिया के सेंटर में हम हैं, तो खुद को धुरी मानते हैं पूरी दुनिया का। ये गर्व उनके अंदर है और इस बात को वो सारे नागरिकों में इस बात को फैलाया है उन्होंने। दूसरे कम्युनिस्ट देश रहा है, माओ का शासन था, एक पार्टी का शासन था, अभी भी है, तो उन्होंने एक अलग ढंग से चीन को विकसित। मैं जिस समय था उस समय चीन में जो नारा चल रहा था कि कम्युनिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक, चीनी विशेषताओं का कम्युनिज्म, और वो वही था जो अब उभर के सामने आया है। एक उदारवाद शुरू हो रहा था, इकोनॉमिक लिबरलिज्म हो रहा था, ये तमाम चीज़ें हो रही थी और ACZ बन गए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह। शनचन जो एक बहुत बड़ा शहर बन गया अभी हांगकांग के बगल में, हमें याद है हम शनचन गए थे, ले जाया गया था हमें, तो कैसे उसको कंट्रोल तरीके से वो डेवलप कर रहे थे। रूस ने जो गलतियाँ की पेस्ट्रोनाइका ला करके और जो बिखर गया, वो चीन नहीं बिखर पाया। चीन ने खुद को संभाला और आज जिस ढंग से मजबूत बन। मैं तो जब चीन में था, मैं आपको बताऊं कि मेरे कलीग जो थे, मेरे साथ जो चीनी लोग काम करते थे, चीन में तब हर एक घर में टॉयलेट नहीं हुआ करता था। ये बहुत बड़ी सच्चाई। जैसे बॉम्बे के चौल होते हैं, उस तरीके के मकानों में मेरे कलीग रहा करते थे, नहीं होता था, पैसे नहीं थे, नहाने के कूपन मिलते थे उनको, हफ्ते में 1 दिन आप नहा सकते हैं, 2 दिन नहा सकते हैं, पानी की किल्लत थी। तो ये सारा मैंने देखा हुआ है, 87-88 की बात कर रहा हूँ मैं। और तब तंग स्याओफिंग जो नेता वहाँ के आए थे, उन्होंने नारा दिया था कि 20 साल में, 79 में नारा दिया था कि 99 तक हम अपनी आमदनी चौगुनी करेंगे। लेकिन 10 साल में उन्होंने अपनी आमदनी चौगुनी कर ली। तो एक विल पावर तो उनके अंदर है। और आज पूरी दुनिया के जो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद से जो एक ध्रुवीकरण हुआ है, अमेरिका जिस ढंग से हावी हुआ है, उसको चुनौती अगर कोई दे रहा है तो चीन दे रहा है। ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व राजनीति में देखें तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक खास देश को वो शक्तिशाली नहीं होने दे रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सुधरी हुई हैं, बची हुई हैं। अगर सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया पर हो जाए तो क्या स्थिति होगी और हम कहाँ पहुँचेंगे, कहना मुश्किल है। तो मैं चीन को इस तरीके से देख पाता हूँ। मैं, चीन दुश्मन देश है, चीन ने धोखा दिया, लेकिन चीन ने जो किया है उससे भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी अब जाके उनसे ज़्यादा हुई है। अब तक तो उन्हीं की सबसे ज़्यादा थी, लेकिन क्या कारण है कि आज अपना पूरा शरीर आप देख लें तो उसमें कोई ना कोई 2-4 सामान चीन का मिल जाएगा आपके पास। क्या हमारा भी कोई सामान चीनी नागरिक इस्तेमाल करता है? नहीं करता है। उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, हालात पैदा कर दिए कि आप उनके बगैर रह ही नहीं सकते। हो सकता है ये ग्लास चीन से बन के आया हो सकता है ये लाइट चीन से बन के आई हो सकता है ये स्टैंड निश्चित रूप से चाइना का होता। मैंने वहाँ पर ये लोग से पूछा था कि उनको अंग्रेजी नहीं आया करती, तो मैंने पूछा था अंग्रेजी क्यों नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जिसको चीन को समझना वो हमारी भाषा सीखे। सही बात है। बिल्कुल। भाषा पे जो हमें हिंदी को लेकर नहीं है या भारतीय भाषाओं को लेकर नहीं है। बिल्कुल। ये गर्व था उनकी भाषा पे।
एक बात जी नमस्कार। आखिरी एक आध सवाल जी। मैं प्रभात मिश्रा। अभी आपने लेफ्ट विंग की बात की, तो मेरे अंदर ये आ रहा था कि जो चीन जो है एक सभ्यतामूलक देश है और भारत भी एक सभ्यतामूलक देश है, और यहाँ पे जिस प्रकार के हम वैचारिक उत्थान को देख रहे हैं, वैचारिक स्वतंत्रता को देख रहे हैं, साम्यवादी जो वैचारिक जो वो है आंदोलन है, मैं चीन में कभी इस बात की वकालत होते नहीं देखता कि कन्फ्यूशियस क्या था और ताओ क्या थे, लाओ त्से ने क्या कहा, उस पर चीन कभी बात करते हुए नहीं दिखता है। मतलब क्या साम्यवाद या जो कम्युनिज्म है वो हमेशा पीछे के जो पास में, जो पृष्ठभूमि में जो एक लंबी विरासत है, जो एक उसका इतिहास है, उसको क्या रौंद करके ही आगे बढ़ना चाहता है? क्योंकि ऐसा देखने में आता है वर्तमान परिदृश्य में कि जितने भी साम्यवादी विचारधारा के जो देश है वो कहीं ना कहीं एक होलोकॉस्ट से निकले हुए देश है। जैसे मैं चीन का एक सांस्कृतिक क्रांति में देखता हूँ 1949 का, जिसमें लाखों लोग मारे गए। माओ ने एक वैचारिक आंदोलन के नाम पर कई लोगों के प्राण ले लिए। तो आज हम जिस चीन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि हाथ जो है खून से लगे हुए हों? यदि हम 1917 की बोल्शेविक क्रांति हम देखें तो उनका भी एक देखने में आता है कि जब जोसेफ स्टालिन आते हैं तो वो भी कई लोगों की हत्या करते हैं। तो क्या साम्यवादी और रक्त रंजित इतिहास ये दोनों आपस में मिले जुले हैं? क्या वहां पे स्वतंत्रता की बात करते करते कहीं लोग स्वच्छंदता क्यों पड़ जाते हैं? जैसे आपने बताया अभी कि हम किसी प्रकार का बैरिकेड्स नहीं रखना चाहते हैं, बंधन नहीं रखना चाहते हैं, तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में कोई एक धीमी सी रेखा नहीं होनी चाहिए? मामला बहुत पॉलिटिकल हो गया, क्या मैं जवाब दूं? दीजिए ना, बिल्कुल देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, एक तो ये धारणा है आपकी कि उन्होंने कन्फ्यूशियस, ताओ या दूसरे लोगों को भुला दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद घूम चुका हूँ और कन्फ्यूशियस पे बाकायदा म्यूज़ियम है उनके पास, उनकी लाइब्रेरी है एक बहुत अच्छी, और कन्फ्यूशियस में काम लगातार होता रहता है। और कन्फ्यूशियस उनके मार्क्सवाद में भी और उनके आज का जो चीन है उसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकायदा एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कन्फ्यूशियस के विचारों को आज के संदर्भ में कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है। क्योंकि वो हो या जो युद्ध को लेके जो एक किताब है छोटी सी उनकी, जो आर्ट ऑफ वॉर करके शायद है, उसको कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं आज के संदर्भ में, ये लगातार वे करते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपने इतिहास में तो वो गर्व करते हैं, बताते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है वो, दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने, तो ये सारा चीज़ संभाल के रखा भी उन्होंने। दस्तावेजीकरण वहाँ बहुत ज़्यादा है, हम लोग दस्तावेजीकरण नहीं करते भारत में, कभी भी ये परंपरा नहीं रही कि चीज़ों को बचा के सुरक्षित रखा जाए, उन्होंने किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो किया हुआ है। रही बात रक्त रंजित होना या खून में सने हाथ और जो सब कुछ, क्रांति कहीं भी होती है तो क्रांति में मुझे अपनी लिखी पंक्ति ये हमेशा याद रहती है, जब इतिहास करवट लेता है ना तो लाशों की गिनती भूल जाता है। ये मैंने किसी लेख में लिखा था और मुझे पंक्ति खुद ही बहुत अच्छी लगती है। तो जब इतिहास करवट ले रहा होता है उस समय कितने लोग उसमें मरेंगे कहना मुश्किल है। मरना जायज़ है नाजायज़ है ये हम लोग बाद में विचार कर सकते हैं 25 साल 50 साल के बाद, लेकिन जब प्रक्रिया घट रही होती है तो होता है जो पिछले मूल्यों से, पिछले संस्कारों से जो जुड़े रहेंगे उनकी हत्याएं होंगी, उनका काम तमाम किया जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मतलब बात ख़त्म करूँगा मैं, और लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि महिलाओं की तरफ से भी एक सवाल आए, 2 सवाल आए, आगे थोड़ी इजाज़त लूँगा मैं 2 मिनट की। हाँ, क्योंकि सारे, हाँ, और ये पहली बार एहसास विमेन में मैं आया हुआ हूँ, पहली बार सारे सवाल पुरुषों की तरफ से आए हैं। तो मैं छोटी सी बात बता रहा था कि माओ ने कहा था चीन की आज़ादी के बाद कि अभी भी 10% पूंजीवादी लोग बचे हुए हैं, रिएक्शनरी लोग बचे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब लकीर का फ़कीर होना क्या होता है कि हर दफ्तर में 50 लोग काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी 5 आदमी पूंजीवादी होगा। तो हुआ क्या, अब यहाँ जैसे कमरे में 20 लोग हैं 50 लोग हैं, तो उन्होंने चुना जो थोड़ा सा उदार ज़्यादा हुआ, जो उतना कट्टर नहीं है, उन्होंने कहा ये पूंजीवादी है, इसको सजा दो।
उसको गांव में भेज दिया, उससे कुछ और करवाने लगे। इस तरीके की चीज़ें होती रही है। एक जड़ता जो होती है ना, सैद्धांतिक जड़ता, वो वहाँ भी रही है। मनुष्य ही है सब कोई, वो गलतियाँ उनसे भी होती रही हैं। जी सर के यस, मैं आपसे सबसे पहले सवाल की उम्मीद कर रहा था। सर, मैं आपकी एक बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ जब आपने अपनी जिंदगी सुनाते हुए कहा कि आपको लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहा, और जेन्युइनली ये मैंने पहली दफ़ा किसी से सुना है और मैं इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहती हूँ। सर प्लीज़ मार्गदर्शन दीजिए कि लाइफ में रिग्रेट कैसे नहीं रह सकता है सर? अब ये बड़ा मुश्किल है, मतलब इसको तो करना पड़ता है कि यार वो कहीं से सीख करके नहीं कर सकता, आप इम्बाइब नहीं कर सकते। होता क्या है कि आप, फिर वही मैं अपने ही अनुभव से, कि हम आज जो हैं वो हम अपने अतीत के लिए हुए फैसलों की वजह से हैं। हमने जो सही या गलत फैसला लिया उसी की वजह से हम आज यहाँ हैं। हर कोई वही होता है। तो वो फैसले तो आपके थे ना, चाहे किसी दबाव में लिए हों या स्वयं लिए हों, तो उन फैसलों पर क्यों पछताना। और हाँ, बहुत मुश्किल होगी तो उसको छोड़ दो। अफसोस करने से बेहतर है कि मान लीजिए आपने एक संबंध बनाया, बहुत दो टू का अनुभव है, किसी के साथ आपका संबंध बना, कुछ समय तक अच्छा चला, फिर नहीं अच्छा चल रहा है, कुछ दिक्कत होगी, वो आगे बढ़ गया या आप आगे बढ़ गए विचारों में, बातचीत में, व्यवहार में, तो लटके रहने, चिपके रहने से बेहतर कि छोड़ दो, हट जाओ, उसको याद मत करो। कहना थोड़ा आसान है, करना ज़्यादा मुश्किल है, और ये धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और हम लोग, मेरी पर्सनालिटी में तो ये रहा है कि जब जैसे हालात रहें, रहते रहो, खुश रहो, प्रोसेस का आनंद लो, मज़े लो, और कहाँ पहुँचना है क्या, मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही। मैंने जितना जो हासिल किया है वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये कर लेना है। ये किताब भी मैंने कहाँ सोची थी कि ये किताब आएगी, फिर मैंने ये नहीं सोचा था कि किताब आएगी तो वो इतनी बिकेगी, फिर ये नहीं सोचा था कि इस पर इतनी चर्चा होगी। ये सब होता चला गया। तो आनंद लेने का है, मस्त रहो, खुश रहो। आज क्या शायरी लुधियानवी का गाना है ना कि जो है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। जी हाँ सर, आप प्लीज़ प्लीज़। नमस्कार सर, मेरा नाम ममता है। हाँ। मेरा सवाल ये है सर, जैसे कि आपने लिखा है कुछ पन्ने कोरे रह गए, और इरफान हमें बहुत अच्छे एक्टर मिले इस सदी को, आपने उन्हें जिया, उनके बारे में लिखा, एक किताब आ गई, और हम जानना भी चाहते थे उनको, और भी देखना चाहते थे। उनके बेटे आ रहे हैं, अभी उनकी सीरीज आई है, उनको भी हम देख रहे हैं, तो उनको आप कैसे देखते हैं बतौर एक्टर? क्या आपने उन्हें देखा है? इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। मुझे लगता है बाबिल से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना होता क्या नहीं। जब भी किसी पिता का पुत्र आता है, और पिता ना भी रहा है, जो अभिषेक बच्चन के साथ हो चुका या दूसरे लोगों के साथ हुआ, तो हम उसमें पिता की उपलब्धियों को पहले ही देख लेना चाहते हैं। खुद इरफान जब 16 साल के बाद तो उनको काम मिला, और बाबिल को 16 साल की उम्र में काम मिल गया। एक तरीके से दोनों के फ़र्क को समझने की कोशिश की। और बाबिल ने खुद ये बात बहुत अच्छी कही थी, जब उन्होंने, किसी ने पूछा बाबिल से कि आपने अपने पिता से क्या सीखा, क्या हुनर लिया उन्होंने, तो बाबिल ने कहा था कि बाबा मेरे अपने सारे हुनर को लेके चले गए, तो अब मुझे करना है। और हम करते, वो कर रहे हैं। रेलवे मैन में भी उनकी तारीफ़ हो रही है, उसके पहले कला फिल्म आई थी, उसमें भी उनकी तारीफ़ हुई थी। है, अभ्यास कर रहे हैं। उनके ऊपर बोझ ज़रूर है इरफान वाला, जिसको वो कितना स्वीकार करते हैं, कितना लेके चलते हैं, देखना पड़ेगा। लेकिन अभी ये कहना कि इरफान जैसा कुछ आ गया है, ऐसा नहीं है मेरी राय में। अभी उनको मेहनत करनी है, अभी उनको काम करना है। हम 2-4 साल का वक्त थे, 10 फिल्मों का वक्त थे, फिर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं वो। लेकिन वैचारिक तौर पे बहुत स्पष्ट हैं, और अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं वो। माँ, उनका तो कहना है कि इरफान के भी निर्माण में उनकी माँ का हाथ रहा है, और इसे मैं भी स्वीकार करता हूँ। आप किताब को भी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि है ऐसा। एक इसमें इंटरव्यू है जो संग करके है, जो मियाँ बीवी दोनों ने एक दूसरे के बारे में बातें की है। वो बहुत ही प्यारा इंटरव्यू है, उसको आप पढ़ें तो जहाँ पे व्यक्तिगत जीवन में इरफान क्या थे, कैसे सोचते थे, वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जी। आमतौर पे ये माना जाता है कि हम सब सामूहिक रूप से दस्तावेजीकरण में कमजोर रहे हैं,
शब्द चित्र के रूप में इरफान को ले रहा है, एक तरह का दस्तावेजीकरण है। तो इसको संस्थागत फिल्म एक बहुत बड़ा कैरिकेचर है, तो उसमें बहुत से विंग्स हैं, सब चीज़ों का दस्तावेजीकरण धीरे धीरे आवश्यक सा लगने लगा है, अन्य क्षेत्रों में भी लगने लगा। तो क्या संस्थागत दस्तावेजीकरण के लिए उपाय होने चाहिए? यदि हाँ तो उसमें क्या हो रहा है, और यदि नहीं तो फिर हम दस्तावेजीकरण में क्यों पीछे जाएं? मैं सिर्फ फिल्मों का संदर्भ अगर लूँ तो फिल्मों में NFAI करके एक संस्था है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, वो काम करती रही है, कर रही है, लेकिन उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, भारत सरकार का भी पूरा ध्यान नहीं है उधर। और FHF करके आया है, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, वो कुछ काम कर रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो फिल्में बन चुकी हैं और जो फिल्मों के दस्तावेज, मतलब उस समय उसके बुकलेट छपे होंगे, गानों की किताब छपी होगी या दूसरी सामग्रियाँ छपी होगी, अखबारों में जो हम लोगों ने लिखा है उस समय की फिल्मों को लेकर, वो सब छपा हुआ है। इन सारी चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और इनको एक क्रम दिया जाए, भारत में ये अभी भी कमी है और इसका मूल्य लोग नहीं समझते। जैसे कई सारे फिल्मकारों को मैंने कहा, क्या आपने अपनी फिल्म NFAI को दी वहाँ रखने के लिए? वहाँ उनके पास एक पूरा वो संग्रह है जहाँ पे एक ख़ास टेम्परेचर में फिल्मों को रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, और उसको मेंटेन करना बहुत -12 या 13 टेम्परेचर रहता है वहाँ का। अंदर जाएंगे तो पूरा जैकेट वगैरह पहन के जाना पड़ता है। तो रील वहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहती है, धूल मिट्टी से बचाना होता है, प्रकाश से बचाना होता है उनको। तो ये सब, लेकिन इनके हमारे फिल्मकारों के पास भी ये एहसास नहीं है, खुद हम लोगों में नहीं है। हम अपने बाप दादा की स्मृतियों को नहीं बचा के रख पाए। मेरा तो मानना है कि हर परिवार में, जैसे आप हैं, आप लिख सकते हैं, तो आपको अपनी जानकारी की जितनी चीज़ें हो परिवार की, उसको लिख दीजिए आप। वो फैमिली एल्बम की तरह काम आएगा। उसको हो सकता है पूरी दुनिया ना पढ़े, लेकिन आपका परिवार जो 100 लोगों का परिवार है, आजकल हिंदी किताबें 200 बिकती हैं, उससे तो बेहतर ही होगा वो, कम से कम 100-150 लोग पढ़ेंगे उसको, और सबके पास वो वृत्तांत होगा पूरे परिवार का कि आप लोग कहाँ से आए, दादाजी क्या करते थे, चाचा ने क्या किया, बुआ ने क्या किया। ये फैमिली हिस्ट्री का होना, और इसी तरीके से दस्तावेजीकरण होता चला जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी काम है जो सबको करना चाहिए। और मुझे फिल्मों पर मैंने जितना काम किया, मैं जैसे अब इंटरनेट पर ला रहा हूँ सारी चीज़ों को, मेरी कोशिश है। मैं ई-बुक में मेरी बहुत सारी किताबें हैं, नॉर्डनल पे 30-40 किताबें मैंने कर दी हैं। और मैं इंटरव्यू जब भी करता हूँ तो लंबे इंटरव्यू करता रहा हूँ मैं, 1.5 घंटे 2 घंटे, 12,000-15,000 वर्ड्स के मेरे इंटरव्यू होते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू किया मैंने, जो खुद अमिताभ बच्चन को पसंद है, वो उनसे उनके पिता के बारे में किसी ने बात नहीं की थी, और जब वो इंटरव्यू मैंने किया, वो अनुभव तो मेरे लिए, मतलब बेटा अमिताभ बच्चन को मैं पहली बार देख रहा था। कोई भी पुत्र अपने पिता को लेके कितना अभिमानी हो सकता है, वो मैंने उस दिन, और वो उन्होंने प्रतीक्षा में वो इंटरव्यू दिया, पुराने घर में अपने, अभी जलसा में रहते हैं वो, और उन्होंने वो कमरा भी दिखाया जहाँ उनके पिताजी का देहांत हुआ। तो उस समय जैसा कमरा था वैसा ही रखा हुआ है वो। लगातार 2-2.5 घंटे हमने बात की, और वो मेरा पूरा इंटरव्यू अपने ब्लॉग पर उन्होंने शेयर किया, जो बोल बच्चन लिखते हैं वो वहाँ पे। और इतने मुग्ध भाव से, इतने क्या कहें उसको, आदर के साथ अपने पिता को याद कर रहे थे, उनकी साहित्यिक जर्नी को याद कर रहे थे। और उन्होंने कहा उसमें कि लोग मुझे भूल जाएंगे, पिताजी को याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कल्पना जी की तरफ वापस ये मंच प्रोग्राम की अंतिम कड़ी में। जैसा कि मैंने कहा कि कलम की एक विशेषता है, समय पर शुरू होता है, समय पर समाप्त। अन्यथा जिस रॉ में हम बह रहे थे, अभी ये बातें और लंबी चलती और दूर तलक चलती। और मुझे सर पर और सर की किताब पर बस भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 पंक्तियाँ याद आई कि लीक लीक गाड़ी चले, लीकर ही चले कपूर, और लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। मैं शायर को बदलकर राइटर करना चाहूँगी कि लीक छोड़कर चलने वाले हैं सर, इसीलिए इतनी इनकी किताबें। और इरफान जी जिन पर इन्होंने लिखा, वो भी लीक छोड़कर चले। लीक छोड़कर चलने वाले ही को दुनिया याद रखती है। और अब हम आगे चलते हैं।
हमारे दिल में तो आज की शाम हमेशा ताज़ा रहेगी, पर सर के भी दिल में ताज़ा रहे इसके लिए एक स्मृति चिन्ह है। और मैं निवेदन करूंगी, हमारे बीच वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री संजय अलंग जी बैठे हैं, कि आज के हमारे लेखक अतिथि अजय ब्रह्मात्मज जी को एक शॉल हमारी ओर से है काथा वर्क की, वो उन्हें भेंट करें। आदरणीय अलंग सर से निवेदन है कि अजय ब्रह्मात्मज जी को छत्तीसगढ़ की ये विशेष काथा वर्क की शॉल, और हम तालियों से इस शाम को और बुलंद कर सकते हैं। याद आ रहा है कि उजाले अपनी यादों में हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये उजाले हैं जो आज हम सबके दिल में उतर गए हैं। और हालांकि ऐसा लग रहा है सब अपने ही लोग बैठे हैं, और जैसा कि गौरव ने बताया कि पहली कड़ी से जुड़े हुए लोग आज हैं, तो धन्यवाद ज्ञापन करना भी एक तरीके की औपचारिकता है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप सब ने समय निकाला, यहाँ पर आए, और जिस तरीके से प्रश्न आ रहे थे समझ आ रहा था कि सब जुड़े हुए हैं, और 1-to-1 कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था। आप सबका मैं तहे दिल से प्रभा खेतान फाउंडेशन, कलम, श्री सीमेंट और हयात रायपुर, अभिकल फाउंडेशन और एहसास रायपुर की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और आप सब के लिए यहाँ से एक प्रति है बुक की, आप सर से ले सकते हैं और सर का सिग्नेचर ले सकते हैं। और इसी के साथ आज की खूबसूरत शाम यही समाप्त करते हैं। होता वही है घर जहाँ डर हो ना फिकर, मिट्टी की जहाँ आए खुशबू, जहाँ ख्वाब हो फलक पर और सांसों में सबर, जहाँ खुद से हो तू रूबरू, जो देखे